नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। उत्तर पूर्वी दिल्ली की वो सीट जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि कांग्रेस किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया मनोज तिवारी के सामने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दो स्टार प्रचारकों के बीच ये जंग, स्टार प्रचारक ही दोनों अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक, दोनों बड़े चेहरे, दोनों पूर्वांचल के चेहरे, एक मोदी का सिपाही, एक राहुल गांधी का राइट हैंड। अब इससे आगे क्या होगा, वहां का समीकरण क्या फिट बैठेगा। और उसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह कि बिहार से निकलकर कन्हैया अब केंद्र की राजनीति में आ गए। आप देखिए, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में अगर सबसे ज्यादा समानताओं की आप बात करेंगे तो दोनों बिहार के चेहरे हैं, दोनों पूर्वांचल के चेहरे हैं, दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। यानी जब कभी आप देखोगे दिल्ली की सरकार हो, कांग्रेस के लिए हो, अरविंद केजरीवाल को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कोई हमलावर रहता है तो वो मनोज तिवारी हैं। किसी भी शब्दों का कितनी भी नीचे स्तर का इस्तेमाल कर देते हैं। और वहीं अगर आप देखोगे बीजेपी पर अगर कोई सबसे ज्यादा हमलावर रहता है तो वो कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार की रैली में अमूमन आपने देखा होगा हजारों लाखों की तादाद में युवाओं की भीड़ होती है। कन्हैया बोलते अच्छा हैं, उनको सुनने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। और कन्हैया के लिए कहा जाता है कि जो उन्हें पसंद नहीं भी करते हैं वो भी उन्हें सुनते हैं। कन्हैया की ऐसी छवि बनी हुई है। लेकिन दिल्ली की जिस सीट पर यह लड़ाई हो रही है वहां का मिजाज समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने क्यों यह फैसला लिया, उस फैसले से अब आगे क्या निकलेगा। क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी हैं। दिल्ली की 7 सीटों में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा थी वो चर्चा इसलिए क्योंकि सभी का बीजेपी ने सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी का टिकट बचा था और वो अपनी टिकट बचाने में कामयाब हो पाए थे। अब आप उस इलाके का मिजाज समझिए। ये कोई आम इलाका नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा, वैसे तो पूरी दिल्ली में, लेकिन इस इलाके में सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, हरियाणा के लोग बाहर से आकर के नौकरी करते हैं। एक तो इसका मिजाज ये है। दूसरा इसका मिजाज ये है कि सबसे ज्यादा इस इलाके में 21% मुस्लिम भी रहते हैं। आपको याद होगा दिल्ली का वो 2020 का दंगा, सीलमपुर इलाके में सबसे ज्यादा वहां पे उसी के आसपास वो चिंगारी भड़की थी। तो जब भी सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण की लिहाज से जब जिस क्षेत्र की दिल्ली में बात की जाती है तो यही इन्हीं इलाकों की बात की जाती है। बुराड़ी का इलाका हो गया, सीलमपुर का इलाका हो गया, इन इलाकों में सबसे ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। उसके बाद कन्हैया कुमार का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो बेगूसराय से आते हैं। कांग्रेस में आने से पहले उनकी जो विचारधारा थी वो लेफ्ट की विचारधारा अभी भी दिखती है। कन्हैया कुमार जेएनयू से उठे हुए चेहरे हैं। रातों रात प्रेसिडेंट बनके स्टार, एक बड़ी तादाद में उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई थी और बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार बनते हुए नजर आए। और उसके बाद कन्हैया ने जैसे जैसे अपनी छवि बनाई है, इतनी कम उम्र में शायद ही किसी नेता को ऐसी छवि नसीब होगी जो सीधे केंद्र की राजनीति में आ गया। और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस में सबसे ज्यादा अगर चर्चा होती है, सबसे ज्यादा भाषणों को सुनने की दरकार रहती है तो वो कन्हैया कुमार की रहती है। इसी वजह से उन्हें राहुल गांधी का राइट हैंड भी कहा जाता है। राहुल गांधी अक्सर उनसे बातचीत होती है, वो सलाह मशविरा होता है, तो कन्हैया कुमार का उसमें नाम होता है। कन्हैया कुमार बिहार की राजनीति में तो टिके नहीं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव ने कन्हैया कुमार को टिकने नहीं दिया। पिछली बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तब भी कन्हैया कुमार को बेगूसराय से टिकट दी गई थी। उस वक्त कन्हैया कुमार को हालांकि हार नसीब हुई, कन्हैया जीत नहीं पाए थे। और बेगूसराय वो ऐसी सीट थी जहां बिहार में भी सबसे ज्यादा अगर चर्चा में रहती थी तो बेगूसराय की सीट रहती थी। हालांकि इस बार हालात बदल गए, बेगूसराय की उतनी चर्चा हुई नहीं, चर्चा पूर्णिया की हो गई। लेकिन कन्हैया वाला हाल ही पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ देखने को मिला, जब लालू यादव ने उन्हें भी ठुकरा दिया। और पप्पू यादव लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव ने उनके राजनीतिक हश्र की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का विलय कराया गया। उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला और फिर पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर गए। हालांकि इस बार कन्हैया कुमार बिहार में नहीं, दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हुए। और दिल्ली का ये जो इलाका है जहां पे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच की फाइट हो रही है, इस पे 5 बिंदुओं को इसको समझिए। सबसे पहले तो बिहारी वर्सेस बिहारी की फाइट है, ये है। अब बिहारी वर्सेस बिहारी का दिल्ली में क्या काम है, तो इसको ऐसे समझिए कि दोनों ही बिहार के हैं, दोनों ही पूर्वांचल के चेहरे हैं।
कन्हैया कुमार की जो छवि है वो अपने भाषणों को लेकर के छवि है, लेकिन मनोज तिवारी की जो छवि है वो उनके भोजपुरी गानों को लेकर के है। फिर उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में आए, बीजेपी में अपने कद को बढ़ाया, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी मनोज तिवारी रहे, उसके बाद उनको सांसद रहे। तो मनोज तिवारी का कद बड़ा है और मनोज तिवारी के पीछे पूरी पार्टी भी लगी रहती है। अब दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को ले लीजिए तो कन्हैया के भी रातों रात उठे हुए चेहरे हैं। हालांकि कन्हैया ने मेहनत भी उस चीज के लिए की और कन्हैया भाषण में अच्छा बोलते हैं। कन्हैया के पीछे भी पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रहती है। राहुल गांधी की यात्रा के वक्त आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार ने किस तरह से उनकी यात्रा को कई जगहों पर मैनेज भी किया और राहुल गांधी की उस पूरी यात्रा में कन्हैया कुमार कई जगहों पर दिखे। कन्हैया ने कई इंटरव्यूज और कई बाइट्स दी जिसको लोगों ने सुना। कन्हैया कुमार बड़े बड़े मंचों से हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, पीएम मोदी को लेकर के निशाना साधते रहते हैं। तो वहीं मनोज तिवारी भी लगातार राहुल गांधी को लेकर उनको निशाने पर लेते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते रहते हैं। यानी दोनों में जुबानी जंग की कोई भी कमी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि एक राहुल गांधी का राइट हैंड है तो दूसरा अपने आप को मोदी का सिपाही बोलता है। एक कहता है कि पीएम मोदी के उसूलों पर वो चलता है, उनकी पूरी ताकत उसके पीछे लगी हुई है, तो दूसरा कहता है कि उसे राहुल गांधी की जो आइडियोलॉजी है वो उसको फॉलो करता है। वो युवाओं की ज़्यादा बात करते हैं, गरीबों की ज़्यादा बात करते हैं। कन्हैया कुमार इन मुद्दों को लेकर के बने रहते हैं। दूसरी तरफ एक तीसरा पॉइंट जहां पे उस इलाके के लिए आएगा वो मुफीद ये होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण का इलाका है। 21% यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, बाकी बिहार से आए हुए लोग भी हैं, पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं जो नौकरी की तलाश में दिल्ली में रहते हैं, सबसे ज़्यादा इसी इलाके में रहते हैं। और इस इलाके में सबसे बड़ी जो समस्या है बुराड़ी सीलमपुर इलाके में, यहाँ पे आप देखोगे तो लोगों के कब्जा किए हुए घर हैं, जिस तरीके से उनको घर नहीं है, घर मुहैया नहीं है, तो इन सब चीज़ों की मुद्दा को लेकर के हमेशा उठते रहते हैं। और मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक के लिए आ रहे हैं। वो तीसरी बार यहाँ से अगर जीत जाते हैं तो सांसद बनेंगे, यानी 3 बार के सांसद, यानी 2 बार के तो है ही। तो कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के लिए भी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी ये जो लहर बने वो मनोज तिवारी या बीजेपी किसी के खिलाफ बने तो उसका फायदा पूरा कांग्रेस उठाए। अब जो बीजेपी के मुद्दे हैं उसमें सबसे ज्यादा धार्मिक मुद्दे होते हैं। राम मंदिर को लेकर के बड़ा मुद्दा है। मनोज तिवारी के अभी बीते दिनों आपने एक तस्वीर भी देखी होगी जिसमें वो अपने घर के बाहर से निकलते हैं तो बड़े पोस्टर पे पहले रामलला को दर्शन करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं और उसके बाद वो पीएम मोदी की भी पूजा करते हैं और उनके हाथ जोड़ते हैं। तो बीजेपी का जो वहां पे मुद्दा रहने वाला है वो धार्मिक मुद्दा रहने वाला है, उस लिहाज से रहेगा। लेकिन कन्हैया कुमार के जो मुद्दे हैं उनमें वो लेफ्ट की विचारधारा के साथ उतरेंगे मैदान में। और सबसे चौथा जो बड़ा पॉइंट है वो वहां पर कास्ट जातीय समीकरण को लेकर के है, क्योंकि वहां पे जो जातीय समीकरण बनेगा वो धार्मिक समीकरण पे भी हावी रहेगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे दलितों के लिए भी दलितों की अच्छी खासी आबादी है, उसको लेकर के भी कांग्रेस टारगेट करना चाहती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के कांग्रेस ने ऐन वक्त से पहले एक ऐसा दांव खेला है जो शायद बीजेपी के लिए झटके के समान हो सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार के लिए टिकट की बात बिहार से भी चल रही थी, बिहार में कुछ हुआ नहीं, तो कन्हैया को अब कांग्रेस ने दिल्ली के ऐसे इलाके में उतार दिया है जहां भोजपुरी बनाम भोजपुरी, या यूं कहिए पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली, स्टार बनाम स्टार, सबसे ज्यादा तीखी जुबान बनाम तीखी जुबान, ये तमाम काफी सारी चीजें आप कह सकते हैं। और इसीलिए अब कोई भी, पहले तो अगर और कोई प्रत्याशी उतारता तो एक ओपिनियन हो सकता था जीत हार का, लेकिन अब कन्हैया कुमार के वहां से प्रत्याशी बनने के बाद जीत हार कोई उंगलियों पर नहीं बता सकता, कोई इस मिजाज को देख के नहीं बता सकता कि कौन बड़े नंबर से आगे है, कौन बड़े नंबर से पीछे चल रहा है। अब ये कांटा जो फंसा है वो सबसे टक्कर वाला कांटा हो गया है, और कांटे की चोट इसलिए हो गई है क्योंकि कन्हैया को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाने के बाद से अब ये देखना होगा कि कन्हैया जिस तरह से उनकी सक्रियता है, जिस तरह से उनके बोलने का अंदाज है, क्या मनोज तिवारी उसको क्रॉस कट कर पाएंगे? और जिस तरह से मनोज तिवारी अपनी बात बीजेपी के बिहाफ से रखते हैं, क्या कांग्रेस के पास या कन्हैया कुमार के पास उसका तोड़ होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 4 जून की वो तारीख होगी जब रिजल्ट आएगा और ये पता लगेगा कि क्या मनोज तिवारी अपने करियर में आगे जाएंगे या कन्हैया कुमार, क्योंकि 4 जून की वो तारीख होगी, सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, दिल्ली की ये सीट पूरे दिल्ली का मिजाज भी तय कर देगी, क्योंकि 4 तारीख के चुनाव आने के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी लगा हुआ है। और उसके बाद कन्हैया कुमार को पिछली बार हार मिली थी, अगर इस बार भी हार मिलती है तो फिर उनके करियर पर भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि अब आगे क्या, क्योंकि उन सबसे ज्यादा होता है मुफीद किसी प्रत्याशी के लिए, किसी नेता के लिए टिकट का मिलना
उनको टिकट मिली, अब उसमें वो कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और मनोज तिवारी के लिए भी होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने उनका कद बढ़ाया, उनकी टिकट भी इस बार उनको बचा करके दी। इकलौते ऐसे दिल्ली के अंदर 7 सीटों में इकलौती अपनी वो सीट बचा पाए, बाकी 6 की 6 में बीजेपी ने प्रत्याशियों को चेंज कर दिया इस बार। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में से किसका करियर ब्राइट होता है और किसके करियर को अब ऊंचाई मिलने वाली है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।